नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज की शुरुआत हम एक कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है, यदि दो छेदक रेखाएं एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है कि यदि दो छेदक रेखाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और उसकी पूरी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अर्थात यदि दो छेदक रेखाएं पी ए बी और पी क्यू आर है तो ऐसी स्थिति में पी ए इंटू पी बी का जो गुणनफल होगा पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, ये एक सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक वृत्त है, यह सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक सर्कल है या वृत्त। दोस्तों, मान लीजिए एक बाह्य बिंदु P से यहाँ से दोस्तों मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है। इस सर्कल के बाहर एक बिंदु है और इस बिंदु से दो छेदक रेखाएं खींची गई है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों, ये वृत्त है और इस वृत्त की दो छेदक रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए दोस्तों दो मान लीजिए दोस्तों, एक वृत्त है और इस वृत्त की दो छेदक रेखाएं बाह्य बिंदु एक बाह्य बिंदु एक बाह्य बिंदु P पर मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो छेदक रेखा है, पहली जो छेदक रेखा है उस दोस्तों, ये पहली छेदक रेखा जो है पी ए बी है। पी ए बी है और दूसरी जो छेदक रेखा है पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है। अगर दोस्तों ये दोनों छेदक रेखाएं इस बाह्य बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा के लंबाई के गुणनफल दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब यही है कि पी ए इंटू पी बी का जो गुणनफल होगा वो पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा। पी 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 ए पी ए इंटू पी बी का जो गुणनफल होगा पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट में कहना चाह रहा है। आखिर ये कैसे निकल कर आया, इस चीज के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या प्रूव करना है? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है? क्योंकि देखिए, हमें यही प्रूव करना है कि यदि दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु P पर मिलती है तो ऐसी स्थिति में पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और दूसरी छेदक रेखा के पूरी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है मेरा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ये जो बी और क्यू को मिला दिया एक रेखा के द्वारा। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं मिलाता हूं तो हमारा बन रहा है पी क्यू बी त्रिभुज। पी क्यू बी त्रिभुज बन रहा है। पी क्यू बी त्रिभुज बन रहा है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों मैंने आर बिंदु को ए बिंदु से मिला दिया। अगर मैं आर बिंदु को ए बिंदु से मिलाता हूँ तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हाँ, कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो देखिए, एक मिनट लीजिए, कौन सा त्रिभुज बनेगा? होगा देखिए, हमारा त्रिभुज बन रहा है पी ए आर बन रहा है। क्या? पी ए आर बन रहा है। हाँ तो हाँ, अगर मैं मिलाता हूँ तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और कौन सा त्रिभुज का? पी ए आर का निर्माण होगा। क्या? पी ए आर का निर्माण होगा। आप मेरी बात यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ए क्यू चाप को देख रहे होगे। हाँ, ए क्यू चाप को देख रहे होगे। हाँ दोस्तों, ए क्यू चाप के द्वारा जितने डिग्री का कोण परिधि के इस बिंदु पर बनाया गया होगा, उतने ही डिग्री का कोण इसी चाप के द्वारा परिधि पर इस बिंदु पर भी बनाया गया होगा। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना होगा तो यहाँ पर भी थीटा ही डिग्री का कोण बना होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं।
ठीक है। दोस्तों मैं आप पी क्यू बी के त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, पी क्यू बी त्रिभुज को देख रहे हो हाँ। तो पी क्यू बी त्रिभुज में पी की भी जितनी वैल्यू होगी, पी कोण की जितनी वैल्यू होगी, पी कोण जितना होगा उतना ही वास्तव में पी ए उतना ही वास्तव में पी आर ए त्रिभुज में कोण पी होगा। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे हाँ, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा कोण है, ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर कॉमन है तो दोनों स्थितियों में दोनों त्रिभुजों के कोण पी की वैल्यू क्या होगी, दोनों त्रिभुजों में कोण पी की वैल्यू सेम होगी। हाँ हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग से समझाने, यहाँ इसी के अंदर समझाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर बाहर दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर दूं, उसके बाद आपको समझाऊं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं दोस्तों पी क्यू बी त्रिभुज को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, पी क्यू बी त्रिभुज को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं छोटे में ही बनाऊंगा, ज्यादा बड़े में बनाऊंगा नहीं, छोटे में ही बनाऊंगा। दोस्तों आप पी बी क्यू त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, मैंने यहाँ पर बना दिया। तो मैंने पी बी क्यू त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसके अंदर से ये जो पी आर ए त्रिभुज दिख रहा है, इसको भी मैंने बाहर निकालने की कोशिश की जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये हमारा पी ए आर त्रिभुज है, क्या है, पी ए आर त्रिभुज है, पी ए आर त्रिभुज है। हाँ कोई आपको आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हाँ, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ तो हाँ, हमें साफ 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 दिखाई दे रहा है, मेरे ठीक है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हाँ, हमें अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप पी बी क्यू त्रिभुज में देख रहे हैं कि जितना कोण बी डिग्री का है, बी कोण जितने डिग्री का है, बी कोण जितने डिग्री का है उतना ही वास्तव में पी ए आर त्रिभुज में आर है। हाँ हाँ, मतलब देखा जाए तो पी बी क्यू त्रिभुज में और पी ए आर त्रिभुज में कोण बी और कोण आर क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो पी बी क्यू त्रिभुज में कोण बी और ए पी ए आर त्रिभुज में कोण आर जो है आपस में बराबर है। हाँ हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि पी बी ए क्यू त्रिभुज में कोण पी की जितनी वैल्यू होगी, कोण पी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू वास्तव में पी ए आर त्रिभुज में कोण पी की है, हो गया। क्योंकि दोनों क्या है, कोण सेम है, क्योंकि दोनों स्थितियों में, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कोण पी सेम है, इसलिए दोनों कोण की वैल्यू, दोनों त्रिभुजों में कोण पी की वैल्यू बराबर होगी। हाँ होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। और दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण, जब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण या मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब दोस्तों दो त्रिभुजों के तीनों कोण या मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, कि इन दोनों कोणों के, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो मिनिमम दो कोण बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। और दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। आखिर संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो
समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होता है वही संगत भुजाओं का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत भुजाओं का अनुपात कहलाता है। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो अभी हाँ, अगर समरूप है ये दोनों त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। जब दोस्तों दो त्रिभुजों के मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुजों के तीसरा जो कोण होता है ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये जो तीसरा कोण है दोनों त्रिभुज का ये जो तीसरा कोण है वो अपने आप ही बराबर होगा। क्या होगा? अपने आप ही बराबर होगा। हाँ, अपने आप ही बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, ठीक है। हमें ये बात पता है दोस्तों कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ, तो आइए संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि संगत भुजाओं का अनुपात किसे कहते हैं। मैंने क्या बताया? देखिए, आपने बताया कि समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। अगर समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा? देखिए, मैं चाहे जिस त्रिभुज को पहले पकड़ सकते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे जिस त्रिभुज को पहले पकड़ सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज को पकड़ा तो ये इस सबसे पहले इस त्रिभुज के इस वाले कोण को पकड़ा। इसके सम्मुख भुजा कौन सी? PQ है। मैंने यहाँ पर PQ लिख दिया। आपको कोई आपत्ति हो गई? अब दोस्तों यही कोण जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा है यही कोण मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़कर उसके सामने की भुजा लिखनी है। ठीक है दोस्तों, पहले त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ा है तो हाँ, यही कोण मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है। तो दूसरे त्रिभुज में यही कोण वास्तव में ये है तो हाँ, और इसके सम्मुख भुजा क्या है? AP है। तो मैंने AP लिख दिया। तो ये क्या है? समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का ये अनुपात है और इसी को क्या कहते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और संगत भुजाओं का अनुपात निकाल कर बताइए। देखिए, आपने जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ा। ठीक है, इस वाले कोण के सम्मुख भुजा कौन सी? PB है। मैंने PB लिख दिया। आपको कोई आपत्ति होगा नहीं? जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा उसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में फिर से पकड़ूंगा। दोस्तों मैंने इस कोण को पकड़ा था पहले त्रिभुज में हाँ, इसी कोण को मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है लिख दिया PR है। हाँ, तो ये क्या कहोगे? ये भी वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात है। हाँ, हमें पता है दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये भी संगत भुजा है, ये भी संगत भुजा है। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ त्रियक मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर त्रियक मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं दोस्तों त्रियक मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कहोगे। हाँ, तो क्या निकल कर आएगा कहोगे? देखिए, जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, मैं PA लिख सकता हूँ या AP लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, चाहे मैं PA लिखूं चाहे AP लिखूं, बात एक ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने त्रियक मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं त्रियक मल्टीप्लाई करता हूं तो AP इंटू PB मिलेगा कहोगे। हाँ, AP इंटू PB मिलेगा। ठीक है, बराबर के दूसरी साइड क्या मिलेगा कहोगे? देखिए, दूसरी साइड आपको मिलेगा, दूसरी साइड क्या मिलेगा कहोगे? देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो PQ इंटू PR मिलेगा। क्या? PQ इंटू PR मिलेगा। PQ इंटू PR मिला। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि AP अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो निकल कर आया AP इंटू PB का जो गुणनफल है वो PQ इंटू PR के बराबर है। दोस्तों क्या निकल कर आएगा? AP इंटू PB बराबर PQ इंटू PR आया। मतलब AP और PB का जो गुणनफल है वो वास्तव में AQ और AR के गुणनफल के बराबर आया है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि AP इंटू PB का जो गुणनफल है PA, अच्छा PA कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर PA था, गलती कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि PA और PB का जो गुणनफल है वो PQ और PR के गुणनफल के बराबर है। हाँ, दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि दो छेदक रेखाएं थी
दो छेदक रेखाएं थी और दोनों इस बिंदु बाह्य बिंदु P पर मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों PA और PB का जो गुणनफल है वो PQ और PR के गुणनफल के बराबर आया है। हाँ तो यहाँ यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु P पर मिलती हैं, P पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होगा दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और दूसरी छेदक रेखा के पूरी लंबाई के बराबर गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलती है तो ऐसी स्थिति में पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल जो होगा दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और दूसरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर अक्सर पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर क्या कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि PQ बराबर 4 है, कह रहा है कि दी गई आकृति, एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि PQ जो है 4 है, PQ जो है वो 4 है और QT जो है 12 है, TR जो है 6 है, SR है जो है X है। तब कह रहा है X की वैल्यू बताइए। हाँ पूछना, X की वैल्यू बताइए। तो दो छेदक रेखाएं हैं, दो छेदक रेखाएं हैं, दो छेदक रेखाएं हैं। दो छेदक रेखाएं हैं। एक छेदक रेखा हमारी है टी क्यू पी है, एक छेदक रेखा हमारी है टी क्यू पी। हाँ एक छेदक रेखा है हमारी टी क्यू पी। एक दूसरी छेदक रेखा है टी आर एस। टी आर एस दोनों छेदक रेखा जो है, दोनों छेदक रेखा जो है टी बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, मिल रहे हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये जो PQ है, हमसे कह रहा है कि ये जो PQ है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 है, 4 है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो QT है, QT जो है इसकी लंबाई 12 है, इसकी लंबाई 12 है। ठीक है, इसकी लंबाई कह रहा है 12 है। ठीक है, और क्या कह रहा है TR, कह रहा है कि TR जो है ये वाला, ये जो है इसकी लंबाई 6 है। इसकी लंबाई 6 है। कह रहा है कि SR जो है इसकी लंबाई X है। कह रहा है कि तब बताइए X की वैल्यू क्या होगी। X की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि जब दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं, किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड, पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होगा, पूरी छेदक रेखा की लंबाई, पूरी छेदक रेखा की लंबाई होगा कितना, तो 12 4 16 होगा। तो आपको चित्र के पता है कि जब दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होता है दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। पूरी छेदक रेखा की लंबाई क्या है, TS है, TS। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। आप 6 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, 6 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। TS की जगह TS की लंबाई क्या है, 6 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या आप TS लेके चलिए या 6 प्लस एक्स लिख कर चलिए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप TS लेके चलते हो तो बाद में आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर आप 6 प्लस एक्स लेके चलते हैं तो आपको डायरेक्ट वही एक्स की वैल्यू ही निकल कर आएगा। हाँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12 हो गया। हाँ, 6 दूनी 12। अगर मैं TS की वैल्यू देखता हूँ तो TS की वैल्यू क्या आई, TS की वैल्यू जो आई 32 आई। क्या आई, 32 आई। मतलब ये जो पूरी दूसरा छेदक रेखा है, मतलब जो दूसरी छेदक रेखा है उसकी लंबाई क्या है, कहोगे उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, 32 मीटर या 32 सेंटीमीटर। तो इस पूरे की लंबाई क्या है, कहोगे 32 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, कहोगे हटा दीजिए 32 में से 6, तो क्या आया, कहोगे 26 आया। मतलब दिखाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, मतलब SR की लंबाई, मतलब X की जो लंबाई है वो 26 सेंटीमीटर है। क्या है, 26 सेंटीमीटर है। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। हाँ,
आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है दी गई आकृति में टी आर बराबर है पी क्यू के और टी आर बराबर है 15 के। कह रहा है क्यू टी जो है 12 के बराबर है, तब एस आर की वैल्यू क्या होगी, एस आर की वैल्यू क्या होगी। हाँ पूरा दोस्तों आपके सामने एक आकृति दिखाई गई है बनाकर और उस आकृति में दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु की पर मिल रही है। हाँ पूरा पहली जो छेदक रेखा है दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उसमें दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिल रही है। पहली जो छेदक रेखा है वो वास्तव में टी क्यू पी है, टी क्यू पी है, और दूसरी जो छेदक रेखा है वो टी आर एस है। क्या है, टी आर एस है, टी आर एस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे कह रहा है टी आर की जो लंबाई है, कह रहा है कि जो टी आर है इसकी जो लंबाई है वो पी क्यू के बराबर है, मतलब ये जो है इसकी लंबाई जो है इसके बराबर है। हाँ ठीक है, आगे कह रहा है टी आर जो है 15 है, 15 है। अगर तो इसकी लंबाई 15 है तो यहाँ पी क्यू की लंबाई भी 15 होगी, तो यहाँ 15 होगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है क्यूटी की लंबाई 12 है, ये जो क्यूटी है या टी क्यू है इसकी लंबाई 12 है, 12 है। ठीक है, कह रहा है एस आर की लंबाई मतलब इसकी लंबाई को पूछ रहा है, तो हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मुझे टीएस की लंबाई पता होती है तो मैं आसानी से एस आर की लंबाई बता सकता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम टीएस की लंबाई निकालेंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई, पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होगा वो बराबर पूरी छेदक। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलती है तो पहली छेदक रेखा की बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होता है दूसरी छेदक रेखा की बाहरी खंड, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, मतलब 12 इंटू 27 जो होगा 15 इंटू टी एस के बराबर होगा। आप मेरे वैसे सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपको कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 3 × 5 = 15 होता है, कहोगे हाँ 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 4 = 12 होता है, कहोगे हाँ 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या करना है, अगर टीएस की वैल्यू निकालना है तो 5 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ 4 से मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद जो आएगा उसे 5 से डिवाइड करना है। तो 4 के बदले में 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और एक अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड भी हो जाएगा और मुझे टीएस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने सीधे 27 में मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 सत्ते 56 के 6, 5 कैरी हो गया, हाँ 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया, हाँ, और एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया तो आया 21.6। मतलब देखा जाए तो टीएस की जो वैल्यू है, टीएस की लंबाई जो है, टीएस की जो लंबाई है 21.6 है। हाँ तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या है, 21.6 है। दोस्तों ये जो दूसरा छेदक रेखा था इसकी लंबाई पूरी कितनी थी, 21.6 थी। उसमें से बाहरी खंड की लंबाई कितनी थी, 15 थी, 15 थी, 15 थी। तो इस वाले खंड की ये जो हमारा आर एस है इसकी लंबाई कितनी होगी, घटा दीजिए तो आया 6.6। अब ये मतलब आर एस की जो लंबाई है, मतलब आर एस की जो लंबाई है वो कुल मिलाकर 6.6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6.6 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम एक नया और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश, अच्छा ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नया एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ओ एस और जीवा आर क्यू, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ओ एस और जीवा आर क्यू को आगे बढ़ाया गया है। हाँ, जीवा आर क्यू को आगे बढ़ाया गया है। हाँ, कह रहा है कि तो वे बिंदु आर पर एक दूसरे से मिलती है। तो ओ एस त्रिज्या था उसे आगे बढ़ाया गया और आर क्यू जीवा था उसे आगे बढ़ाया गया, वो किसी बिंदु पी पर मिलती है। हाँ, पी पर मिलती है, गलती हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु पी पर मिलती है। ठीक है, कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 12 हो, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, दोस्तों ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हाँ,
सबसे पहले मैं वृत्त ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। दोस्तों आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सीख जाओगे तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हाँ, एक जीवा है दोस्तों, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। दोस्तों इसमें एक जीवा है आर क्यू, दोस्तों इसमें एक जीवा है आर क्यू, आर क्यू एक जीवा है आर क्यू, ठीक है, आर क्यू एक जीवा है। और दोस्तों इसे आगे बढ़ और इसी प्रकार ओ एस एक हाँ ओ एस एक त्रिज्या है, ओ एस जो है वृत्त की त्रिज्या है, ओ एस जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों इसे जो आर क्यू हमारा जीवा है इसे आगे बढ़ाया गया है, इसे आगे बढ़ाया गया है। और ये जो ओ एस त्रिज्या है इसे भी आगे बढ़ाया गया है, इसे भी आगे बढ़ाया गया है। और दोनों ये पी बिंदु पर मिलते हैं। क्या है? पी बिंदु पर मिलते हैं, दोनों पी बिंदु पर मिलते हैं। दोनों कहाँ मिलते हैं? कहो पी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे व्यक्तिगत। हमें यहाँ तक कोई एक मिनट रुकिए, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे व्यक्तिगत। सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। दोस्तों सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा ओ केंद्र है मैंने इसे ऐसे ऐसे बढ़ा दिया जिससे कि पूरी जीवा बन जाए, ठीक दोस्तों, जिससे पूरी छेदक रेखा। दोस्तों एक तरह से देखूं पी क्यू आर क्या है? छेदक रेखा है कहोगे? हाँ मैंने इसको ये जो हमारा पी एस क्यू दिख रहा है, पी एस क्यू दिख रहा है, इसे भी पूरा बढ़ा दिया ऐसे ही, जिससे ये पूरी छेदक रेखा बन जाए। क्या बन जाए? पूरी छेदक रेखा बन जाए और मैं छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है कहोगे? यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर ही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों ये जो PQ है, दोस्तों ये जो PQ है इसकी लंबाई 3 दिया है, इसकी लंबाई 3 दिया है कहोगे? हाँ ठीक है। इसी प्रकार QR जो है इसकी लंबाई 24 दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरी छेदक रेखा की लंबाई जो है PR की जो लंबाई 27 है, ठीक। दोस्तों PO जो है इसकी लंबाई 12 दिया है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई R है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी 12 माइनस आर होगी, 12 माइनस आर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? ठीक है। दोस्तों एक बात और बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 माइनस आर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आर है। इस प्रकार ये पूरी जो लंबाई होगी 12 प्लस आर होगी। क्या होगी? 12 प्लस आर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। 12 प्लस आर होगी। क्या होगी? 12 प्लस आर होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो छेदक रेखा है, PQR है और एक हमारा PS और ये वाली छेदक रेखा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों छेदक, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों छेदक रेखा है P बिंदु पर, बाह्य बिंदु P पर मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पहली छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई का जो गुणनफल होगा, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड, दूसरी छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा की लंबाई, पूरी छेदक रेखा की लंबाई कितनी होगी? 12 प्लस आर है, ये गुणनफल के बराबर होगा। हाँ गुणनफल के बराबर होगा। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर कुल सोल्व कर लेता हूँ। 27 तिया 81 होता है कहोगे? हाँ। और यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 144 अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 144, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट गलती कहीं हो रही है, एक मिनट हो जाइए। दोस्तों आप ये PQ की लंबाई आप 4 कर लीजिए और QR की लंबाई 12 कर लीजिए, ठीक है। और ये जो PO था इसकी लंबाई 10 कर लीजिए, जिससे आपका उत्तर एकदम राइट आएगा, ठीक है। और आपके उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेंज किया था लेकिन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 4 कर लीजिए और QR की जो लंबाई है उसे 12 कर लीजिए और इसी प्रकार PO की लंबाई जो है वो 10 कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका जो त्रिज्या निकल कर आएगी वो 6 निकल कर आएगी, वैसे नहीं तो आपका वर्गमूल रूट के अंदर आता है त्रिज्या, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर PQ की लंबाई हमने 4 कर लिया है और RQ की लंबाई हमने क्या कर लिया? RQ की लंबाई हमने 12 कर लिया है।
ठीक है दोस्तों, ये हमने लंबाई 10 मान रखी है, तो ये जो तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी 10 माइनस आर होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी 10 प्लस आर होगी, यहाँ पर 10 कर दीजिए। ठीक, और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर ये पी क्यू की लंबाई 4 आएगी, और पी आर की लंबाई क्या आएगी तो भैया पी आर की लंबाई 16 आएगी, 4 × 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस आर और 10 प्लस आर आएगा। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीजें बदल दी है, वैल्यू बदल दी है, जिससे आपका उत्तर पूर्णांक में निकल कर आए। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर आएगा 100 माइनस एस आर स्क्वायर, ओके हाँ 100 माइनस आर स्क्वायर आया, 100 माइनस आर स्क्वायर आया, यहाँ पर क्या आया होगा 64 आया, 64 आया। दोस्तों ये 100 गया इधर, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा माइनस माइनस आर स्क्वायर बराबर आएगा माइनस से 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर आएगा 36, और आर की वैल्यू निकालूंगा तो 6 आएगा। मतलब जो त्रिज्या है हमारी, मतलब जो हमारी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर। मैं त्रिज्या में भी बदलाव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो हमारी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि अगर वो वैल्यू मैंने बदला ना होता तो उत्तर सही नहीं था, सही था, हमारा पूरा सही था, लेकिन वो दोस्तों रूट के अंदर आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज कर ली कि जिससे एकदम पूर्णांक में निकल कर आए त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है तो देखिए, हमसे कह रहा है कि जब दो जीवाएं ए बी और सी डी एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही जीवा के खंडों का गुणनफल कह रहा है, तो एक ही जीवा के खंडों का गुणनफल बराबर होता है। हाँ कह रहा है कि तो ऐसी स्थिति में एक ही जीवा के खंडों का गुणनफल बराबर होता है। मतलब पहले जीवा के जो खंडों का गुणनफल होगा वही वही वास्तव में दूसरे जीवा के खंडों का गुणनफल होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल था, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल क्या है, सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और दोस्तों इस सर्कल में दो जीवाएं हैं, एक एक एसी है, मान लीजिए एक जीवा हमारी एसी है, एक जीवा हमारी एसी है, और एक जीवा हमारी बीडी है। मान लीजिए आप, एक जीवा हमारी एसी है और एक जीवा हमारी बीडी है। तो ये जो दोनों जीवाएं हैं मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों अगर दोनों जीवाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में दोनों जीवाओं के खंडों का जो गुणनफल होगा, दोनों जीवाओं के खंडों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा। मतलब एओ और ओसी का जो गुणनफल होगा, एओ इंटू ओसी का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा, एओ और ओसी का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा बीओ और ओडी के गुणनफल की। बीओ बीओ और ओडी के गुणनफल के बराबर होगा, बीओ और ओडी के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमसे कहना चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जब दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं के खंडों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा। मतलब अगर दोनों जीवा एक जीवा हमारी एसी और एक जीवा हमारी बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में पहली और दूसरे जीवा के खंडों का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा। मतलब एओ इंटू ओसी का जो गुणनफल होगा बीओ और ओडी के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन ये बातें कैसे हो रही है, कैसे निकल कर आई है, इस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमें दोस्तों यही प्रूव करना है कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके खंडों का गुणनफल जो होता है बराबर होता है। यही प्रूव करना कहोगे, हाँ यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, ए और डी को मैंने मिला दिया। ठीक है, ए और डी को मिला दिया, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। इसी प्रकार मैंने बी और सी को भी मिला दिया, बी और सी को भी मिला दिया, कहोगे हाँ बी और सी को भी मिला दिया, बी और सी को भी मिला दिया। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। ठीक है, बी और सी को भी मिला दिया। दोस्तों अगर मैं एडी को मिलाता हूं तो एक त्रिभुज हमारा एक त्रिभुज हमारा ओ ए डी बन रहा है, और हाँ अगर मैं बीसी को मिलाता हूं तो एक नया त्रिभुज फिर से बन रहा है ओ बी सी। हाँ
ठीक है दोस्तों, आप डीसी चाप को देख रहे होगे, हाँ डीसी चाप को देख रहे हैं आप दोस्तों, डीसी चाप को देख रहे होगे, हाँ दोस्तों डीसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर ए बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में डीसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बी बिंदु पर बनाया गया होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, इसी प्रकार से तो आप एबी चाप को देख रहे होगे, हाँ एबी चाप को देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं एबी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर डी बिंदु पर एक कोण बनाया गया है, तो एक कोण बन रहा है। हाँ? और आप देख रहे हैं कि दोस्तों अगर एबी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर डी बिंदु पर कोण बन रहा है तो उतने ही डिग्री का कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर सी बिंदु पर भी बनाया गया होगा। तो हाँ, मतलब इस त्रिभुज में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इस त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ व्यास। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज के दो कोण जो है इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो हाँ, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। कहोगे हाँ, मतलब ये वाला जो इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। कहोगे हाँ बराबर होगा। जब दोस्तों दो त्रिभुज के मिनिमम दो कोण आपस में बराबर होते थे, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण, दोस्तों आप देख रहे हैं इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। और जब दोस्तों दो त्रिभुजों के मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अगर दोस्तों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो मैंने कहा देखिए सम्मुख भुजाओं के समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या? होगा देखिए अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो सम्मुख भुजाओं के अनुपात निकाल दीजिए, वही हमारा सम्मुख कोणों के अनुपात निकाल दीजिए, वही हमारा संगत भुजाओं का अनुपात होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर निकालना है तो सबसे पहले किसी एक त्रिभुज को पकड़ लीजिए, किसी एक त्रिभुज के एक कोण को पकड़ लीजिए। मैंने ये वाला त्रिभुज पकड़ लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ा। ठीक है, तो इस वाले कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है? मान लीजिए ये ओ पर प्रतिशत है। ठीक है, मान लीजिए ठीक है दोस्तों इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है? ओडी है। मैंने ओडी लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जो कोण पहले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण मुझे दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना है। दूसरे त्रिभुज में यही कोण पकड़ लिया। हाँ भैया, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ओसी है। मैंने लिख दिया ओसी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये क्या निकल कर आएगा? संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार और संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ, क्योंकि तीन कोण होते हैं तो तीन संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार मैंने जिस त्रिभुज में पकड़ा था पहले उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ना है और दूसरा कोण पकड़ना है। ठीक है, तो अब की मैंने इस कोण को पकड़ा, इस त्रिभुज को पकड़ा था, इसी त्रिभुज को फिर से पकड़ा और इस कोण के दूसरे त्रिभुज इसी कोण अब दूसरे कोण को पकड़ा। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है? ए है। मैंने ए लिख दिया। जिस कोण को पकड़ा था पहले त्रिभुज में उसी कोण को दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है। पकड़ लिया। अब दोस्तों इसके सम्मुख भुजा क्या है? बीओ है। क्या है? बीओ है। अब दोस्तों ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात। हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बीडी था, ओडी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओसी ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों एक मिनट हो जाइए। बीओ, एक मिनट रुक जाइए। एओ, ओसी और ओडी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बी बी ओ कर लीजिए, यहाँ पर गलती है। ठीक है, अब कर लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। कहोगे हाँ, तो दोनों ये बराबर होंगे, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल कर क्या होगा? निकल कर आएगा ओडी ओडी और बीओ, ओडी और बीओ का मल्टीप्लीकेशन निकल कर आएगा।
ओसी और एओ के बराबर, हम ओसी और एओ के बराबर निकल कर आए। अब तो दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हो, अगर आप इसे सोल्व करते हो तो निकल कर आ रहा है ओडी और बीओ का मल्टीप्लीकेशन ओसी और एओ के बराबर आ रहा है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो यहाँ पर जीवाएं खींची गई थी, हाँ भैया, और दोनों जीवाएं ओ बिंदु पर मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ओडी और बीओ का जो गुणनफल है वो वास्तव में एओ ओसी ओसी और एओ के गुणनफल के बराबर है। हाँ हाँ, यही तो आप देख रहे हो यहाँ। थोड़ा मैं इसे सही करके लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसे मैं सही करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं इसे सही करके लिख दे रहा हूँ। ओ एओ इंटू ओसी बराबर बराबर, ठीक है, बराबर पीओ पीओ। मैंने आगे पीछे लिख दिया है इसी चीज को आगे पीछे लिख दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या निकल कर आया है? देखिए यहाँ पर निकल कर आया है एओ और ओसी का जो गुणनफल है बीओ और ओडी के बराबर है। बीओ और ओडी के गुणनफल के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जीवाएं खींची गई थी और दोनों जीवाएं ओ बिंदु पर मिल गई थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एओ और ओसी का जो गुणनफल है वो बीओ और ओडी के गुणनफल के बराबर आया है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं के खंडों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए इस पर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए हमसे कह रहा है ये क्वेश्चन की दी गई आकृति में वृत्त की दो जीवाएं पीक्यू और आरएस एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है यदि पीओ बराबर 8 सेंटीमीटर है, ओक्यू बराबर 15 है, ओएस बराबर 4 है, तब बताइए ओआर की लंबाई क्या होगी? हाँ, दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ दोस्तों, एक वृत्त है और उस वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक वृत्त बना ले रहा हूँ और इस वृत्त की दो जीवाएं भी बना ले रहा हूँ, जैसा कि आकृति में बनाकर दिखाया गया है। तो यहाँ जैसा कि आकृति में बनाकर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पहली जीवा है पी क्यू है और दूसरी जो जीवा है हमारी आर एस है, दोनों जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है कि दोनों दो जीवाएं हैं किसी वृत्त की और दोनों जीवाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है पीओ की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। हाँ, कह रहा है ओक्यू की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। हाँ, 15 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है ओएस की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि ओ आर की लंबाई बताइए। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं के खंडों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है। हाँ, मतलब इस खंड का जो गुणनफल होगा इस खंड और इस खंड के गुणनफल के बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 4 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो आएगा 30। मतलब ओआर की जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट और सीखना है। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब समकोण होता है। कह रहा है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक है, और ये जो हमारा है और यहाँ से एक गुजरने वाली जो जीवा है, केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा वृत्त के दोनों हिस्सों को टच कर रही है। दो वृत्त के दो बिंदुओं को टच कर रही है।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जीवा होगी ये कुछ और नहीं व्यास होगी। क्या होगी? व्यास होगी। हाँ भैया। दोस्तों अगर ये व्यास है, अगर दोस्तों ये डायामीटर है तो ये ऊपर का हिस्सा अर्धवृत्त कहलाएगा, निचला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा। कह रहा है दोस्तों इस अर्धवृत्त, कह रहा है कि इस अर्धवृत्त के व्यास द्वारा, दोस्तों ये क्या है? अर्धवृत्त है। कह रहा है इस अर्धवृत्त के ये जो व्यास है इसके द्वारा परिधि पर जो बना कोण होगा, परिधि पर जो बना कोण होगा, इस अर्धवृत्त के इस व्यास द्वारा परिधि पे जो बना कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही हमसे ये कहना चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 डिग्री होगा। यही हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है। ये आखिर कैसे हो रही है? आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यही सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पे जो बना कोण होता है, यहाँ पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही सिद्ध करना है। ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक सीधी रेखा पर बना कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है। दोस्तों आप इस चाप को देख रहे हो, यहाँ इस चाप को देख रहे हैं। ये जो बिंदु है वृत्त पे, जो दो बिंदु मैंने क्लियर किया है, दो बिंदु जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसे देख रहे हो यहाँ। तो ये हमारा एक चाप है और आप मुझे बताइए इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र को, यहाँ वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया है? तो देखिए इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है 180 डिग्री का है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो सीधी रेखा पर बना जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है 180 डिग्री है। तो अगर दोस्तों अगर इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होगा? देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये जो अर्धवृत्त था इसमें इस व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनाया गया है, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस अर्धवृत्त में, ये वाला जो हिस्सा है इस अर्धवृत्त में इस व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनाया गया है वो 90 डिग्री का है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है, मतलब अर्धवृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर इस व्यास के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और 180 डिग्री का कोण बनाए जाने के कारण उसी व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन लेकर सारी डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। हम कह रहा था QPR जो है 40 डिग्री है, कह रहा है कि और PS जो है SR के बराबर है। तब कह रहा है कि SRP बताइए, कह रहा है कोण SRP का मान ज्ञात करें। तो आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है। मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये हमारा वृत्त का केंद्र है। ठीक है। वृत्त का केंद्र है और यहाँ से एक रेखा ऐसे गुजरी है। ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। मतलब ये कुछ और नहीं है, व्यास है। हाँ, ठीक है, व्यास है। दोस्तों इस व्यास का नाम क्या है? PQ है। PQ है। केंद्र का नाम क्या है? O है। ठीक है। तो इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया है। यहाँ एक कोण बनाया गया है। अगर दोस्तों इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया है तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। हाँ,
तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त में इस व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर कोण बनाया गया है। हाँ, अगर कोण बनाया गया तो ये 90 डिग्री का होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार वृत्त की परिधि पर एक बिंदु एस है और उसे आर को एस से मिला, ये जो हमारा आर है इसे एस से मिलाया गया है, इसे एस से मिलाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एसपी को भी मिलाया गया है, तो यहाँ एसपी को भी मिलाया गया है, एस को पी से मिलाया गया है। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो एस आर और एस पी है, एस आर और एस पी है, एस आर और एस पी है, ये बराबर है आपस में। अगर दोस्तों ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही कोण वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला भी होगा, क्योंकि हम मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, ठीक है। तो कोण पी आर का मान दोस्तों, कोण पी आर, कोण क्यू पी आर जो है हमें 40 डिग्री दिया है, तो देखो 40 डिग्री दिया है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस व्यास के द्वारा, इस व्यास के दोस्तों आप देख रहे हैं इस अर्धवृत्त में इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया है और ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। इस त्रिभुज में बात करूं तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो इस 180 में से इस कोण की भागीदारी तो 90 डिग्री की है, तो यहाँ तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और उसमें से इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो 50 डिग्री की होगी, 50 डिग्री की होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज और नोटिस किया कि पी क्यू आर एस जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं इसके चारों शीर्ष वृत्त को टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, तो ऐसी स्थिति में क्यू और एस का जो योग होगा, कोण क्यू और कोण एस का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। हाँ, तो कोण क्यू और कोण एस का योग जो है 180 डिग्री है, उसमें से उस 180 में से कोण क्यू की जो भागीदारी है 50 डिग्री की है, तो कोण एस की भागीदारी कितनी होगी? तो 130 डिग्री होगी। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण क्या है? तो 130 डिग्री है। क्या है? 130 डिग्री है। 130 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, एस पी आर त्रिभुज में देख रहे हैं, तो हाँ दोस्तों एस पी आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। और उस 180 डिग्री में से, उस 180 डिग्री में से इस वाले कोण की भागीदारी 130 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? 50 डिग्री की होगी। हाँ कि ना? हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? 50 है। हाँ, दोस्तों ये दोनों क्या है? समान कोण है। तो दो समान कोणों का योग 50 है, तो आप मुझे बताइए अगर दो समान कोणों का योग 50 है तो उनमें से प्रत्येक कोण हुआ कितना? 25 डिग्री होगा। मतलब ये वाला कोण 25 डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 25 डिग्री है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो कोण एस आर टी जो है वो क्या है? तो 25 डिग्री है। हाँ, क्या है? 25 डिग्री है। क्या है? 25 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। अब आगे दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस अगले क्वेश्चन को, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि कोण एस आर पी जो है 30 डिग्री है। कह रहा है कि पी एस जो है एस आर के बराबर है, पी एस जो है एस आर के बराबर है। तब कह रहा है कि कोण आर पी क्यू का मान क्या होगा? आर पी क्यू का मान क्या होगा? तो आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई देगी। मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसा आकृति दोस्तों ये हमारा वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा खींची गई है और और केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? हमारा रेडियस डायमीटर कहलाती है। मतलब ये हमारा कुछ और नहीं है, व्यास है। समझे? ये अगर व्यास है तो इस ऊपर का जो हिस्सा होगा वो अर्धवृत्त होगा, निचला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो इस हिस्से में इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया होगा, वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया है। और अगर इस अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। हाँ, 90 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसका नाम है आर है, और जो हमने व्यास खींचा है, जो व्यास है उसका नाम है पी क्यू, और जो केंद्र है वो है। हाँ, यहाँ पर एक बिंदु एस है। हाँ, मैंने उस बिंदु को आर से मिला दिया। ठीक है, जो एस बिंदु है उसे पी से भी मिलाया गया होगा। हाँ, पी से भी मिलाया गया।
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो एस आर जो है पी एस के बराबर है, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, इन दोनों के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हाँ, मतलब इस भुजा के सम्मुख अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा होगा। मतलब ये दोनों कोण मिलाकर कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये वाला कोण हमें दिया है 30 डिग्री हो गया। हाँ, अगर दोस्तों ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा हो गया। हाँ, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे हो गया। हाँ, बराबर है हो गया। हाँ, तो एक बात बताइए, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उस 180 में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 60 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? देखिए 180 में से अगर 60 घटाते हो, अगर 180 में से 60 घटाते हो तो आएगा 120। मतलब इस ये वाला जो कोण होगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कुछ और नहीं 120 होगा। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, ये वाला कोण हमारा क्या है? 120 डिग्री है। तो पी क्यू आर एस क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तो यहाँ तो उस 180 में से दोस्तों, उस 180 में से इस कोण की भागीदारी जो है, इस कोण की भागीदारी जो है 120 डिग्री की है, 120 डिग्री की है, 120 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी? तो 60 डिग्री की होगी। मतलब ये वाला जो बढ़ने वाला कोण है ये क्या है? तो 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। अब क्या है? 60 डिग्री है। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, हमसे ये वाला कोण पूछा गया था। हाँ, तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 को छोड़कर जो दोनों छोटे कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों के योग में इन दोनों कोणों का योग 90 है, उसमें से इस कोण की भागीदारी 60 है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 30 डिग्री होगी। क्या होगी? 30 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। मतलब कोण आर टी क्यू जो है वो 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि पी क्यू आर और पी एस टी एक वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं जो वृत्त के बाहर पी बिंदु पर काटती है। कह रहा है यदि आर एस वृत्त का व्यास है, यदि पी बराबर 32 है, और कोण क्यू आर एस जो है 38 है, तब बताइए टी क्यू एस का मान क्या होगा? टी क्यू एस का मान क्या होगा? हम टी क्यू एस का मान क्या होगा? तो एक वृत्त है और उस वृत्त की दो छेदक रेखाएं, तो एक वृत्त है और उसकी दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती है। हाँ, किसी बाह्य बिंदु पर मिलती है। तो मैंने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त बना लिया। दोस्तों इस वृत्त का, इस वृत्त का एक छेदक रेखा है पी क्यू आर, एक छेदक रेखा है पी क्यू आर, और एक छेदक रेखा है पी एस टी, और दोनों जो है पी बिंदु पर मिलते हैं। एक छेदक रेखा है पी क्यू आर, और एक छेदक रेखा है पी एस टी। पी एस टी दोनों पी बिंदु पर मिलती है। पहली छेदक रेखा जो है पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और दूसरी छेदक रेखा है पी एस टी, पी एस टी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? कह रहा है कि दोनों छेदक रेखाएं जो है पी बिंदु पर मिलती है। कह रहा है आर एस वृत्त का व्यास है। ये जो आर है, आर और एस जो है, आर जो है और एस जो है, ये वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है। हम यहाँ ये वृत्त का व्यास है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत हैं। कह रहा है कि कोण पी बराबर अगर 32 डिग्री है, कह रहा है कोण पी बराबर 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। हम यहाँ तो कह रहा है कि और कोण आर एस बराबर 38 डिग्री है। कोण क्यू आर एस जो है 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। तब कह रहा है कि बताइए टी क्यू एस क्या होगा? टी 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 एक मिनट रुकिए। तब कह रहा है टी क्यू एस क्या होगा? टी क्यू एस क्या होगा? हाँ, हमसे कह रहा है कि तब बताइए टी क्यू एस क्या होगा? टी क्यू एस क्या होगा? हाँ, टी क्यू एस क्या होगा? टी क्यू एस क्या होगा? मतलब ये वाला कोड पूछ रहा है, ये वाला कोड पूछ रहा है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ, हाँ, वजह से। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि इस वाले त्रिभुज को देख रहे हो गया? हाँ, इस वाले त्रिभुज को देख रहे हो गया? हाँ, दोस्तों एसपी भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर ये बाह्य कोण बना हुआ हो गया। हाँ, तो ये जो बाह्य कोण होगा दोस्तों अंत
सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ, इन दोनों कोणों का योग होगा कितना होगा देखिए 38 में 32 जोड़ोगे तो देखिए 38 में अगर 32 जोड़ते हो तो 2 इसे दे दीजिए 40 हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ोगे 70 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आप एक चीज और नोटिस करिए, दोस्तों आप एक चीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। 38 32 एक 38 हो गया, कहाँ गया? ये हमारा क्या है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। हाँ, 70 डिग्री है। हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे टी क्यू एस पूछा गया, टी क्यू एस पूछा गया है। हाँ, 70 में से अगर मैं 38 घटाता हूँ तो क्या होगा? देखिए 70 में से आप 38 घटाओगे तो 2 हाँ और 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा। हाँ, 32 आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं तो आप क्यू एस चाप को देख रहे हैं हाँ, क्यू एस चाप को देख रहे हैं हाँ। तो क्यू एस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 38 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर टी बिंदु पर भी 38 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ, 38 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। आप मेरी वजह से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें 32 70 में अब दोस्तों एक बात बताइए आप अच्छा इसका कोई वजूद नहीं था। ये जो हमने निकाला है इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो हमने 70 डिग्री निकाला है इसका कोई मतलब ही नहीं था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप टी क्यू पी की त्रिभुज को देख रहे होगे हाँ, टी क्यू पी त्रिभुज को देख रहे होगे हाँ। तो ये जो हमने 70 डिग्री निकाला है इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो आप टी क्यू पी त्रिभुज देख रहे होगे हाँ, टी क्यू पी त्रिभुज में दोस्तों टी टी क्यू पी त्रिभुज में पी क्यू भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा और इस बाह्य कोण अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक दोस्तों सही है सही है। यहाँ पर 38 जो डिग्री निकाला है इसका भी कोई वजूद नहीं है। ठीक है, अगर आप निकाल लिए हो तो कोई बात नहीं, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 70 डिग्री है। क्या है 70 डिग्री है दोस्तों। आप आरटी चाप को देख रहे होंगे हाँ। तो आरटी चाप के द्वारा बिंदु एस पर वृत्त की परिधि बिंदु एस पर एक कोण बनाया गया 70 डिग्री का। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर क्यू बिंदु पर भी बना कोण 70 डिग्री का होगा। हाँ 70 डिग्री का होगा। आप मेरी वजह से सहमत होंगे हाँ, मैं उस तरीके से भी करवा दूंगा जो 38 हमने निकाला था उस तरीके से भी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री है। हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये क्या है? वृत्त का व्यास है। आर एस क्या है? वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त का व्यास है तो इस वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पे जो बना कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला जो कोण है हमारा 90 डिग्री का है। ये जो पूरा कोण है ये क्या है? तो 90 डिग्री का है। हाँ भैया, तो इस 90 डिग्री में से दोस्तों ये दोनों कोण मतलब इस कोण और इस कोण का योग क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ और उसमें से इस कोण की भागीदारी क्या है? तो इस कोण की भागीदारी जो है इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो 20 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो कोण टी क्यू एस जो है 20 डिग्री है। क्या है? 20 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। अब जो मैंने 38 निकाला था उससे भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने 70 वाले मेथड इन दोनों का योग करके यहाँ पर 70 डिग्री निकाल लिया, उसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। लेकिन जो मैंने 38 यहाँ पर निकाला था उसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्यूएस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया 38 डिग्री का। तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पर भी 38 डिग्री का कोण बनाया गया जाएगा। तो यहाँ ठीक है, दोस्तों आप टी क्यू पी त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, टी क्यू पी त्रिभुज में दोस्तों पी क्यू भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा और इस बाह्य कोण का जो मान होगा इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा और इन दोनों कोणों का सम क्या होगा? 70। मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये जो बाह्य कोण है इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब 70 डिग्री होगा। हाँ ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आर एस एक वृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का। दोस्तों आप देख रहे हैं आर एस वृत्त का व्यास है और इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनाया गया होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री है और उस 90 डिग्री में से अगर इस कोण की वैल्यू जो है 70 डिग्री है तो इस कोण की वैल्यू जो होगी 20 डिग्री होगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो कोण
TQS जो है 20 डिग्री है। क्या है? 20 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और TQS की वैल्यू हम। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।